Hello students, let us start from Newton's law of motion. कल मैंने आपको फोर्सेज के विषय में बताया था, डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेज के विषय में बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लास 9 में भी आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, लेकिन जरा इसे ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या लिखा है बोर्ड पर कि इफ द नेट फोर्स एक्टिंग एट ए बॉडी इज जीरो, then and only then the body will remain unaccelerated. सपोज कीजिए कि एक बॉडी है, सपोज कीजिए कि इसका कुछ भी मास हो, m है, अभी मास की जरूरत नहीं है। इस पर बहुत सारे फोर्सेज लगे हुए हैं, बहुत सारे फोर्सेज लगे हुए हैं और इन फोर्सेज का वेक्टर सम जीरो है। वेक्टर सम जीरो है मतलब नेट फोर्स जीरो है, इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। तो अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो इस बॉडी पर कोई एक्सीलरेशन पैदा नहीं होगा। सो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी जीरो। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर से सुनिए, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग एट ए बॉडी इज जीरो, then and only then the body will remain unaccelerated. यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का, सभी फोर्सेज का वेक्टर सम जीरो हो, यानी नेट फोर्स जीरो हो, तो उस पर कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। अर्थात एक्सीलरेशन होने के लिए मैंने एक चीज जोड़ा है, देन एंड ओनली देन। इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन जीरो होने के लिए मात्र एक कंडीशन है कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब जरा इसको मैं आपको समझाता हूं ट्रेडिशनल ढंग से कि आप पढ़ते आए हैं कि व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विल कंटिन्यू टू डू सो अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। इसका यही मतलब है, दोनों बात बराबर है। कैसे बराबर है? जैसे सपोज कीजिए कि एक्सीलरेशन अगर जीरो होगा, अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। सपोज कीजिए कि एक्सीलरेशन जीरो है, तो एक्सीलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ? एक्सीलरेशन बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। याद है ना? अगर एक्सीलरेशन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी बराबर हो जाएगा जीरो। इसलिए v माइनस यू बराबर हो जाएगा t इंटू जीरो, दैट इज जीरो। सो v इज इक्वल टू u। कहने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा। अगर नेट फोर्स जीरो होगा तब वस्तु चलती रहेगी या स्थिर रहेगी या एक सरल रेखा में अलोंग ए स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी। हमने यूनिफॉर्म क्यों कहा? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस पर हमने एरो मार्क दिया है, मतलब इसमें डायरेक्शन है। तो u का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और यह v का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वही फाइनल वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। इसलिए जब कभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोले तो दो चीज नहीं भूलें, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body moving with uniform motion along a straight line will continue to do so unless an external force is applied to it। इसको मैं लिख भी दे रहा हूं, देखते रहिए कि in other words if a body is at rest will remain at rest and
a body moving with uniform motion along a straight line will continue to do so unless an external force is applied to it. ये चीज ध्यान देंगे कि हमने स्ट्रेट लाइन लिखा, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन लिखा। अगर यूनिफॉर्म छूट जाएगा और स्ट्रेट लाइन छूट जाएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनवैलिड हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। ओके, एक बात और, हम इस चीज को एक ऐसे भी समझा सकते हैं। सपोज कीजिए कि यू हैव ए कॉटन बॉल हैविंग मास स्मॉल m। आपके पास m मास का एक कॉटन बॉल है। इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिर रही है नीचे की ओर, अंडर ग्रेविटी गिर रही है। Then what should be the force? What should be the net force acting on the cotton ball? उस कॉटन बॉल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए? मैंने कहा मास m है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g है, तो उस वस्तु अंडर ग्रेविटी गिर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तब ऐसी स्थिति में उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। कभी भी उसको mg मत लिखेंगे, क्योंकि केवल mg फोर्स ही नहीं लग रहा होगा, उस पर कोई दूसरा फोर्स भी लग रहा होगा जो mg को अपोज कर रहा होगा। यह वाइड फोर्स हो सकता है, एयर रेसिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, हम वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो उस बॉडी पर लग रहा है। तो यह कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं बार बार कह रहा हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब भी आप बोलें तो यूनिफॉर्म मोशन और स्ट्रेट लाइन को ना भूलें, और नहीं तो इस लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि इफ द नेट फोर्स एक्टिंग एट ए बॉडी इज 0, then and only then the body will remain unaccelerated. अब जरा सा एक इलिस्ट्रेशन हम और लेकर दिखाते हैं। जस्ट देखिए, एक इलिस्ट्रेशन मैं ले रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। सपोज कीजिए कि एक बहुत बड़ा एक सिलेंड्रिकल वेसल है, यह बहुत बड़ा वेसल है, और इस वेसल में एक विस्कस फ्लूइड रखा हुआ है, विस्कस फ्लूइड लिक्विड रखा हुआ है। अब जरा मैं समझा दूं कि विस्कस फ्लूइड कहने का मतलब क्या है। विस्तार से आप विस्कोसिटी में पढ़िएगा कि विस्कस फ्लूइड का मतलब क्या होता है आने वाले समय में जब विस्कोसिटी होगा तब। लेकिन अभी मैं विस्कस का मतलब चिपचिपा हो, थिक लिक्विड हो, तब हम उसको कह सकते हैं विस्कस फ्लूइड, जैसे कास्टर ऑयल या आप कह सकते हैं हनी। तो ये सब कहलाते हैं विस्कस फ्लूइड। अब मान लीजिए कि विस्कस फ्लूइड में कोई एक स्फेरिकल बॉल हम गिरा रहे हैं, जेंटली गिरा रहे हैं, जिसका मास m है। अब जरा सोचिए कि अगर मास इसका m है तो वेट कितना होगा। इसका एक्चुअल वेट mg है, लेकिन एक और फोर्स इस पर काम कर रहा होगा जिसको हम वाइट फोर्स कहते हैं। आपने क्लास 9 में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि यदि किसी वस्तु को हम डुबाते हैं
पार्शियली या फुली कंप्लीटली, तो उसके भार में कमी हो जाती है। और भार में कितनी कमी होती है? तो वह बॉडी जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर भार उसकी कम हो जाती है। तो वह कहलाता है बुआयंट फोर्स, जो ऊपर लगता है, जो इस भार को कम करने के लिए जिम्मेदार है। तो इस पर एक बुआयंट फोर्स भी लग रहा होगा। इस बुआयंट फोर्स को हम Fb लिख रहे हैं, यह बुआयंट फोर्स है। अब mg नीचे की ओर लग रहा है, बुआयंट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। अगर mg बड़ा होगा तब क्या होगा? यह वस्तु नीचे की ओर गिरने लगेगी। तो नेट फोर्स हो जाएगा mg माइनस Fb। अब जब फोर्स नीचे की ओर होगा तो फोर्स के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी होना चाहिए। तो मोशन एक्सीलरेटेड होगा तो वेलोसिटी बढ़ना चाहिए। तो इसका वेलोसिटी जैसे जैसे यह नीचे जा रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ एक और चीज बढ़ता है जिसको हम कहते हैं, आगे आप लोग इस चीज को पढ़ेंगे कि एक रेसिस्टिव फोर्स भी इस पर बढ़ता है। इसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। ये विस्कस फोर्स ऊपर की ओर लगता है और यह हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो मोशन को अपोज करेगा तो एक विस्कस फोर्स ऊपर की ओर लगना शुरू होता है। अर्थात अगर W हम mg के बदले में W लिखें, वेट लिखें, तो W माइनस FB के कारण वस्तु नीचे की ओर गिर रही है और इसमें एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है। लेकिन ये जितना, अगर हम जैसे जैसे गिराते हैं वैसे वैसे विस्कस फोर्स जो होता है, यह विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इस बॉडी का मोशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी बढ़ता जाता है। आप जैसे समझते हैं कि आप जब दौड़ते हैं पानी में या हवा में ही, आप जैसे तेज दौड़ते हैं हवा आपको उतना ही ज्यादा रेसिस्ट करती है। पानी में आप दौड़ते हैं तो जितना का स्पीड तेज होता है, पानी में जो विस्कस फोर्स होता है वह आपको उतना ही ज्यादा अपोज करता है। तो ये विस्कस फोर्स अपोज करता है और यह विस्कस फोर्स जो है यह वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह विस्कस फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, लेकिन काम करता है यह अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में यह काम करता है। तो जब वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आएगी कि विस्कस फोर्स इस Fw माइनस Fb के बराबर हो जाएगा। यह Fb के बराबर हो जाएगा। जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा, यह W है माइनस Fb है और इधर काम कर रहा है Fb। जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा तो इस बॉडी की क्या स्थिति होगी? तो आप यह मत कहेंगे कि वस्तु रुक जाएगी, वस्तु रुकेगी नहीं। यह वस्तु का वेलोसिटी बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? Fb W माइनस Fb के बराबर हो गया, अर्थात नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जब जीरो होगा तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा और एक्सीलरेशन जब जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, अर्थात यह बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर गिरती चली जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब हुआ कि नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा और एक्सीलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अर्थात अगर पहले से वेलोसिटी जीरो है तो अब भी जीरो रहेगा और बाद में अगर मोशन में वस्तु है उसका कुछ न कुछ वेलोसिटी है तो वह उसी वेलोसिटी को उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रखेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब जरा सोचिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम क्या क्या समझ सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमको एक चीज का डिफिनेशन मिलता है, वह है फोर्स। तो फोर्स का डिफिनेशन कैसे मिलता है? तो साफ स्पष्ट है कि इफ द नेट फोर्स एक्टिंग एट ए बॉडी इज जीरो
then and only then the body will remain unaccelerated. मतलब फोर्स, नेट फोर्स काम क्या करता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है, या नेट फोर्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने की चेष्टा करेगा, या वह वस्तु को डिफॉर्म कर सकता है, या वस्तु के शेप में चेंज ला सकता है। ठीक है, तो यह फोर्स का डेफिनेशन हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम ले सकते हैं। दूसरा, हम इनर्शिया को हम जानते हैं इसी के द्वारा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। इनर्शिया क्या है? आप सपोज कीजिए कि एक टॉय कार आपके पास है, जो टॉय कार बहुत हल्की सी होती है। एक हल्की सी टॉय कार है आपके पास, और उस टॉय कार को आप किसी टेबल पर रखते हैं और छोटा सा किक लगाते हैं, छोटा सा उंगली से, फिंगर से आप जस्ट ऐसे स्ट्राइक करते हैं, तो वह टॉय कार चल पड़ता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपका स्कूल बस है। क्या स्कूल बस को यदि आप स्ट्राइक करेंगे तो क्या वह भी चल पड़ेगा? वह नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वह मैसिव है। उसकी क्या टेंडेंसी है? वह रुकी हुई है तो रुका हुआ ही रहना चाह रही है, वह आगे बढ़ना नहीं चाह रही है। उसको आगे बढ़ाने के लिए बड़ा फोर्स चाहिए। लेकिन कार हल्की है, मास उसका कम है, तो उस वस्तु को छोटा सा फोर्स लगाएंगे, स्ट्राइक करेंगे तो वह चल पड़ेगी। अब जरा सोचिए कि टॉय कार चलती हुई आपके पास आ रही है, आपने स्पर्श मात्र कर दिया तो वह रुक गया। लेकिन यदि आपका स्कूल बस आपकी ओर आ रहा हो और आपने उसको उंगली से स्पर्श कर दिया, वह रुक जाएगी? वह नहीं रुक पाएगी ना। क्या आप रोक लेंगे? निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि नहीं भाई, मैं अगर रुकूंगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो राम नाम सत्य हो जाएगा मतलब नहीं रुकेगी। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपका स्कूल बस मैसिव है, तो वह जिस स्टेट में है वह उसी स्टेट को अटेन कंटिन्यू रखना चाह रहा है। तो हम इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं, या उसका प्रॉपर्टी है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it has tendency to continue its state of rest or a state of uniform motion along a straight line। यानी इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण या तो वह स्थिर रहना चाहती है या वह यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती है। आज बस हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।